पेपर डिस्कशन चल रहा था, कंप्लीट करते हैं उसको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, इसको आपको लर्न करने को मिलेगा, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेपर नंबर 1, कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि 1 2 ये आपका हो गया था, 4 भी हो गया था। अभी तक कोई करेक्शन नहीं मिला था, करेक्शन मिलेगा तो आपको इंडिकेट करना होगा। क्वेश्चन 8, आई डोंट नो, यस क्वेश्चन 11 भी मैंने आपको ब्रीफ अप किया था। क्वेश्चन नंबर 12, आपको रिमाइंड करना होगा क्या क्वेश्चन नंबर 11 मैंने एक्सप्लेन कर दिया था 12 के बारे में। आपने सॉल्व किया होगा, फिर से आपको अगर डाउट आ रहा हो तो बेटर है कि आप डाउट ही पूछ लो, और नहीं आ रहा हो तो फिर हम लोग सिलेबस पे पढ़ सकते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही है, शेयर तो किया था मैंने, एक बार फिर से देखता हूँ। मैं रीशेयर करता। यू नीड टू से कि अब दिख रहा है या नहीं आफ्टर ये शेयरिंग। आर यू एबल टू सी नाउ? Sir, it is stuck on home screen. Stuck on home screen. रिप्रेजेंटेशन जैसा कुछ दिख रहा है, प्रेजेंटेशन जैसा? नहीं सर, अभी भी होम स्क्रीन पे ही है। होम स्क्रीन पर ही है। It should be visible. एक बार फिर से रीशेयर करता है, that's what we can do. अभी कोई परिवर्तन आया? Any change now? Yes Screen sir, आया now ना? it is visible. Okay, so up to 11th question I have given you ideas और hint और solution जो भी आप कह लो। 12th के बारे में बता देता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन में भी आप कर सकते थे, और अगर आपको डाउट ना हो तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। वैसे 12 बता दिया था शायद आपको, है ना? Yes, आप sir. लोगों ने आंसर निकाला, वेरीफाई किया, किसी को आंसर निकालने में इश्यू बन रहा हो तो आप बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 भी बता दिया था, फिगर आपको कम विजिबल था, बाद में एक्सप्लेन किया था लास्ट में, आई रिमेम्बर। क्वेश्चन नंबर 14, 14 भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, केटीजी से रिलेटेड है। प्रेशर ऑफ द गैस आपको पी स्टेज पे निकालना है। ये ग्राफ है आपका, किस पर ड्रॉ किया गया? डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर पर। सो आपके पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम होता है। अपने को प्रेशर निकालना है, पता क्या है कि उस पॉइंट का टेंजेंट पता है, टेंजेंट मतलब स्लोप पता है, स्लोप का मतलब डी रो बाई डी टी पता है। तो यहाँ से हम रो को पता कर लेंगे, सो रो की जो वैल्यू आने वाली है दैट्स गोइंग टू बी पी एम अपॉन आर टी। इसके बाद आप इसको स्लोप निकालो तो डी रो बाई डी टी कर लो। पी कांस्टेंट, इसने बोला है कि आइडियल गैस है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे चल रही है, तो प्रेशर कांस्टेंट इसलिए पी डिफरेंशिएट नहीं होगा, एम कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएट नहीं होगा, आर कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएट नहीं होता, टी रेस्ट पावर -1 को डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये माइनस टी रेस्ट पावर -2 हो जाएगा, यानी 1/t² बन जाएगा, और डी टी तो इधर लिख चुके हैं हम लोग, ये बनेगा अपने पास। स्लोप नेगेटिव आएगी तो इसलिए टेंजेंट नेगेटिव जा रही है। अच्छा, स्लोप यहाँ पे कितना आ रहा है फिगर से? स्लोप की वैल्यू होती है tan थीटा, तो -tan30 आ रही है। माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि नेगेटिव है, तो ये -1/√3 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस अटैच करना था अपने को दो चीजों को। तो ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, दोनों को बराबर करा देते हैं, तो अपने पास आ जा रहा है कुछ -PM/RT² इज इक्वल टू -1/√3।
अपने को क्या चाहिए था, प्रेशर चाहिए था। सो प्रेशर यहाँ से पता कर लो, पी की जो वैल्यू आ जाएगी इज गोइंग टू बी आर टी स्क्वायर डिवाइड बाई √3 टाइम्स एम। अब इस एक्सप्रेशन को आप कंपेयर कर लो, जो गिवन एक्सप्रेशन है आर टी स्क्वायर है यस, एम है यस, के की जगह कुछ और दिख रहा है, के की जगह 3 दिख रहा है, सो 3 अपना आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड, चलेगा। ये आप लोगों ने कर भी लिया होगा, कर लेना चाहिए, और नहीं कर पाए तो अभी आप समझना। आइडिया क्या रहता है, जब कभी कोई ग्राफ दिया हो, आपको ये देखना होता है ग्राफ में कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे यहाँ पे टेंजेंट दी गई तो स्लोप का जरूरत पड़ेगा, स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है, उससे स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 किसी का आंसर आया? क्वेश्चन नंबर 15 का एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद नहीं आया होगा, इसीलिए इसका डिस्कशन भी जरूरी था। देखो कुछ और ही फॉर्मूलाज होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आगे भी चलता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, बहुत सारी स्टोरीज होती है। गॉस लॉ को और भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो सारा लाप्लास इक्वेशन होता है, पॉइजन इक्वेशन होता है, बहुत सारा कुछ होता है, वो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो। अपने लिए काम का नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसको रिलेट, अगर वो आप सबको पता होता आपको, तो वो आप आंसर इसका इमीडिएटली निकाल देते हो। तो मैं कुछ पॉइंट्स उससे रिलेटेड ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, जो फ्यूचर में हमारे पास काम में आ सकता है। अपने को ये पता है कि गॉस लॉ होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इसकी वैल्यू होती है आप जानते हो, so this has a value q enclosed upon epsilon naught, that's called गॉस लॉ। गॉस लॉ का इंटीग्रेशन फॉर्म है। कई बार आपसे पूछ सकता है कि इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म बताइए, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका जो डिफरेंशिएशन फॉर्म होता है प्रॉपर सेंस में, वो ये होता है ई डॉट सॉरी डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, गॉस लॉ को। नोट कर लीजिए पर्टिकुलरली दूसरा वाला, फर्स्ट वाला तो आप जानते हो। ये जो सेकंड वाला लिखा गया है ये भी गॉस लॉ है, ये गॉस लॉ का कौन सा फॉर्म है, दिस इज द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये डेल से आप परिचित हो गए, हालांकि आपके सिलेबस में डेल जैसी नई चीजें अवॉइड की जाती है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट प्रॉपर लिखने के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं। डेल का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, सो इसको भी गॉस लॉ कहते हैं, और ये भी गॉस लॉ है, वो इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में। यहाँ पे जो रो लिखा हुआ है वो चार्ज डेंसिटी को इंडिकेट करता है। मोर ओवर अपने पास और भी रिलेशन होता है, जैसे ई को बताना होगा, ई को हम लोगों ने पढ़ा हुआ माइनस डेल वी बोलते हैं 3 डायमेंशन में, प्रॉपर सेंस में, अदरवाइज माइनस डी वी अपॉन डी एक्स भी बोल सकते हैं एक ही डायरेक्शन में। तो एक जनरल रिलेशन बन जाता है हमारे पास अगर इस ई की वैल्यू को इस पे हम डंप कर देते हैं। ये अपने थ्योरी पे ऐड करने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हालांकि जनरली ऐसा क्वेश्चन अवॉइड होता है, बट स्टिल अगर पूछ लिया गया बाउंड्री लाइन पे तो आप सॉल्व कर सकते हो। सिंस इसकी वैल्यू ये होती है, अब ये गॉस लॉ को हम यूज कर लेते हैं। सो अपने पास कुछ ऐसा बनेगा, ई डॉट सॉरी दिस डेल डॉट ई की जगह पर माइनस डेल ऑफ वी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत पॉपुलर इक्वेशन है जो कि फ्यूचर में यूज की जाएगी ग्रेजुएशन में। डेल डॉट डेल डिफरेंशिएशन 2 बार करते हैं तो डिफरेंशिएशन का स्क्वायर आ जाता है, डबल डिफरेंशिएशन है, तो जहाँ पे डेल स्क्वायर का इंडिकेट कर रहा है, डेल स्क्वायर इंडिकेट करता है डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, पार्शियल डेरिवेटिव ट्वाइस करना है, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 2 बार करना है, पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 2 बार करना है। ये जो डेल स्क्वायर है ना, ये स्केलर हो गया, इसमें आई कैप जे कैप नहीं आता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हुआ है। सो ये आप याद रख सकते हो। जनरली जो आपसे पूछेगा वो 1 डायमेंशनल पूछेगा, तो जब ये 1 डायमेंशनल हो जाएगा जैसे x डायरेक्शन में, तो y और z नहीं रहेंगे, तो फिर हम डेल को dx भी लिख सकते हैं। तो 1 डायमेंशन में ये इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई हो जाएगी कैसे, इन 1 डायमेंशन
It could be written as d square v upon dx square is equal to minus rho upon epsilon नॉट। मैं आपको ये डायरेक्टली बोल सकता था, ये अपने काम की चीज है। अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे और आप अपना आंसर निकाल सकते हो कि अपने को पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है, इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या निकल के आ जाएगा? डेंसिटी निकल के आ जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। डेंसिटी निकालेंगे जहां पर रो चार्ज डेंसिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो जब कभी आपसे चार्ज डेंसिटी पूछेगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको इस तरह से यूज कर लेंगे, माइनस एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d2 this potential divided by dx2। नेक्स्ट लाइन आपको आंसर देने वाला है। डबल डेरिवेटिव इस इक्वेशन, इस फॉर्मूले को कर सकते हैं 2 बार डिफरेंशिएट। एक बार करोगे तो -6x² बनेगा, फिर करोगे तो -12x बनेगा। सो ये अल्टीमेटली बन जाएगा 12 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट x। सो ये डेंसिटी निकल करके आ जाएगी, ये आपका आंसर बन जाएगा। n की वैल्यू पता करनी थी जो कि 12 हो जाएगी। सर इसको कॉपी कर सकते हैं। हाँ बोले सर, वो आपने जो सेकंड वाला जो गॉस लॉ का इक्वेशन लिखा उसका डेरिवेट कैसे उसका निकाला कैसे? उसके लिए थोड़ा हाई लेवल का डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स लगता है। आप चाहोगे तो हम लोग इसको और भी, एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर इन सब के हिंट्स दे देंगे। ये आपके सिलेबस में जनरली आपको इस तरह से बुक्स में या फिर पेपर में नहीं देगा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन में जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्ट बता दिया। इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, एटलीस्ट आप डायमेंशनली विजुलाइज कर सकते हो, चलेगा। डायमेंशनली विजुलाइजेशन विल वर्क। आप एक बार इसको कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन है तो कुछ ऐसा रहा होगा कि e डिवाइड बाई लेंथ रहा होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट पे चल रहा है। और अगर इस पे आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ पर वॉल्यूम लगाओगे, यहाँ पर वॉल्यूम लगाओगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या बन जाएगा? चार्ज बन जाएगा। और एक लेंथ कैंसिल हो जाएगा तो E इंटू एरिया आएगा, तो E इंटू एरिया इज इक्वल टू दिस। सो डायमेंशनली आप उसको जस्टिफाई कर लोगे। प्रॉपर कैलकुलेट करने के लिए हमको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन हैव एक्स्ट्रा लेक्चर, वी कैन डिस्कस दोस थिंग और दैट विल बी प्रेफर्ड आफ्टर द सिलेबस इज ओवर। अभी सिंस ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर रहता है, कई बार दिखता है, एग्जाम में तो नहीं दिखा है, मे बी कभी आ जाता है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में रहता है। तो अपने पास ये जो फॉर्मूला है ये याद रखने वाला है 1D के लिए। कॉपी कर लीजिए अपने नोट्स में। ये बताना हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसलिए इसको कैरी किया। सो पोटेंशियल फंक्शन अगर आपको दिया हो और स्पेस की डेंसिटी पूछी जाए, अब बता सकते हो। फील्ड से भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि फील्ड और डेंसिटी आपस में लिंक होते हैं। पोटेंशियल को आप फील्ड से लिंक कर लो। इसको दूसरा कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है ना, E की वैल्यू 1D में हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस dV/dx। तो कई बार E भी पूछ सकते हैं, तो एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अपने को मिलेगा dE/dx इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी है। ये बेसिक दूसरा वाला बेसिकली क्या है? गॉस लॉ है, वन डायमेंशन वाले केस के लिए, तो ये भी याद रख सकते हो। तो अगर आपको E एज अ फंक्शन ऑफ x दिया जाए, डेंसिटी पूछा जाए, डायरेक्टली आप यहाँ से पता करो। V दिया जाए, डेंसिटी पूछा जाए, डायरेक्टली यहाँ से पता करो। दैट्स ऑल। You can keep these things in your background of mind. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 स्ट्रेट फॉरवर्ड था। किसी के लिए बताना हो तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज आई कैन स्किप। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो फंडामेंटल मोड और सेकंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन कहाँ पे हिंज किया गया, उस पर डिपेंडेंट था। क्वेश्चन नंबर 17 बताना है किसी के लिए। 17 हम लोग कैपेसिटर्स पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको इश्यू चल रहा हो, तो इसको मैं एक बार बोल देता हूँ। इसने बोला अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द सर्किट जब स्विच को शिफ्ट करते हो 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे, तो क्या होने वाला? बहुत इजी है। पहले आप क्या करो, 1 पोजीशन पे स्विच को लगा करके इसको सिंप्लीफाई करो, तो आपके पास एक ये सर्किट रहा होगा। सिंपल सर्किट है। इस ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, सभी सी सी दिया गया इसने।
और ये ई दिया गया है। इस समय कितना इनिशियल एनर्जी होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सभी पर कितना चार्ज होगा वो पता कर सकते हो। क्या करो, यहाँ से चार्ज को पकड़ो, इसका इक्विवेलेंट निकालो, चार्ज निकल आएगा, और फिर सभी पे कितना कितना चार्ज आ रहा है उसको डिवाइड लिख लो, एंड देन आफ्टर यू कैन फाइंड आउट कि कितना इनिशियल एनर्जी होगा। सेकेंड केस में, फाइनल केस में क्या करोगे, फाइनल केस में इसी को थोड़ा सा बदल लो, क्योंकि ये स्विच अब इसके साथ आ गया है, और ये E है, ये C है, ये C है, ये C, इसके लिए हमको फाइनल चाहिए होगा। ना जब आपने फर्स्ट केस निकाला, सॉल्व किया होगा, तो इस पे कितना चार्ज गया होगा, लेट्स उसको Q1 पता कर लेते हैं, Q1 कितना गया होगा। सेकेंड बाद में जब इसने आपने रिस्टोर किया, तो आप ये भी पता कर सकते हैं इसके लिए कितना चार्ज की जरूरत पड़ रही है। दोनों सेम ही है ना, इक्विवेलेंट के लिए सेम होगा। और ऐसा है क्या, एक बार देख कर लेते हैं। शिफ्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू दिस, तो हीट का लॉस हुआ, हीट का लॉस हुआ, हीट का लॉस होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक बार मैं चैटिंग ऑन कर देता हूँ ताकि मेरे को दिखता रहे। ओके, हाँ, इसका इक्विवेलेंट आपको जो मिलेगा वही इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ऐसा आप क्लेम करते हो बिल्कुल, क्योंकि सेम सी को दिया गया है। तो फिर हीट क्यों जनरेट होने वाली है उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए हीट जनरेशन के पीछे कुछ रीजन होगा। हीट जनरेशन चाहिए ना अपने को। अब मैं आपको बताता क्या होने वाला है। ये जो Q है ना, इस पर जाएगा Q/2 बनेगा। थोड़ा सा और डिटेल पे आते हैं। इस पर Q/2 बनेगा और इस पर Q बनेगा। दिस चार्ज इज गोइंग टू बी स्टे देयर। Q कितना है वो पता कर सकते हो। ये जो सेम है ना, वो C इक्विवेलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है वो समझते हैं ना। अब क्या हो रहा है ना कि जब आपने स्विच को चेंज किया, तो ये जो कैपेसिटर था, इसकी एक प्लेट में Q/2 था, दूसरे में एक भी प्लस माइनस का Q/2 था, और इस वाले में जो था वो प्लस माइनस का Q था। तो जब आपने यहाँ पे शिफ्ट किया होगा तो यहाँ पर चेंजेस आए होंगे। स्विच शिफ्ट करने के जस्ट बाद की सिनेरियो में बना था, ये प्लस Q/2 था और ये प्लस Q था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, बैटरी से अगर आप पूछोगे तो कितना चार्ज जाएगा, तो बैटरी से हम लोग चार्ज को लेकर के स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए। ये Q/2 था, ये इनिशियल सिचुएशन है स्विच को क्लोज करने या शिफ्ट करने के जस्ट बाद। नाउ थिंक अबाउट कि कुछ बैटरी ने चार्ज क्यों सप्लाई किया। अगर सप्लाई किया तो इसके पास प्लस Q आ गया होगा। अब ये जो प्लस Q चार्ज है वो इधर जाएगा, यहाँ पर, इसके बाद दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। अब इन दो ब्रांचेस में डिवाइड होने के लिए, अब देखो क्या है ना कि यहाँ पर स्टोरी अलग है, क्योंकि ये दोनों इक्वली चार्ज नहीं है। तो ये इनका जो कॉम्बिनेशन है वो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। ये देखने में आपको लग रहा है जस्ट आफ्टर केस में, जस्ट शिफ्ट करने के बाद। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस एक अलग है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस एक अलग है। हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन एक वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें दोनों डिवाइसेस के क्रॉस पोटेंशियल सेम रहे। हाँ, ये पैरेलल बनेगा आफ्टर सेटलमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि यहाँ से Q1 चार्ज बाइफरकेट हुआ, यहाँ पर Q2 चार्ज बाइफरकेट हुआ। अच्छा क्वेश्चन है। देन अब इसके पास टोटल चार्ज कितना बनेगा ये समझेंगे, इसके पास टोटल चार्ज कितना होगा वो समझेंगे, फिर इसमें हम लगाएंगे क्या कि वो किरचॉफ्स लॉ, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सो आपने जो बोला कि वो बराबर है, दैट इज विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस आफ्टर सेटलमेंट। तो चार्जेस का मूवमेंट अब देख लेते हैं। सो इस वाले के लिए अगर हम देखना चाहें तो उसको कुछ ऐसे और डिटेल में ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर ये स्टोरी है, इधर से Q चार्ज आया था अपने पास। अब हम मान लेते हैं कि इसके पास जो चार्ज बना इस प्लेट पर आएगा कितना, Q1 माइनस Q/2। उसके पास माइनस Q/2 पहले था, अब Q1 आ गया तो ये हो गया। इस प्लेट पर कितना चार्ज हो गया, Q प्लस Q2। Q इस पहला ओरिजिनल नंबर है। होपफुली आप फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपको बोलेगा। अच्छा, दोनों के कैपेसिटेंस सी दिया है इसने, अच्छी बात है। तो अब हम Q1 Q2 में एक रिलेशन यहाँ से निकालेंगे। Q1 अब बोलोगे Q1 माइनस Q/2 डिवाइड बाई C
दिस शुड बी इक्वल टू Q प्लस Q2 डिवाइड बाई C। C और C कैंसिल आउट हो गए, तो Q1 Q2 में एक रिलेशन आया। क्या रिलेशन आया? Q1 माइनस Q2 मस्ट बी इक्वल टू 3Q/2। हाँ सर बोले। Q1 प्लस Q/2 चाहिए ना, Q1 प्लस Q/2 चाहिए। नहीं, अब देखो क्या था कि इसका ये जो प्लेट है ना वो नेगेटिव प्लेट थी, नेगेटिव प्लेट पर प्लस Q चार्ज आया। इसका मतलब इस प्लेट के पास कितना चार्ज था ऑलरेडी? माइनस Q/2। और आपने कितना एज्यूम किया? आया हुआ Q1। तो टोटल कितना हो गया उसके पास? Q1 माइनस Q/2। सर मतलब लेकिन जो वो प्लेट पे था ना, तो Q/2 माइनस Q1 होना चाहिए ना, पॉजिटिव प्लेट। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस वाली प्लेट को पॉजिटिव बना के रखोगे तो देखो इसको मैं और एलोबरेट कर देता हूँ। इसके पास माइनस Q/2 चार्ज था, इसके पास प्लस Q/2 चार्ज था, यहाँ से चार्ज Q1 आया। ये आपका पहले भी डाउट आ चुका है। तो अब आप इसको कैसे लिखना चाहते हो, टोटली आपकी चॉइस है। अगर आप इसको लिखते हो Q1 माइनस Q/2, इसका मतलब आपने इसको प्लस में लिखा है। और आप इसको लिख सकते हो माइनस Q1 माइनस Q/2, दोनों का मतलब एक ही जाने वाला है। दैट मीन्स अब ये ओल्ड स्टोरी थी, ये नई स्टोरी है। आप समझ रहे हो? अब आप मैच करके देखो, इसकी वैल्यू वही आएगी जो आनी चाहिए थी, इसकी वैल्यू वही आएगी जो आनी चाहिए थी। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा कि Q एक माइनस लगा लो और Q1 माइनस Q/2। बेसिकली आप ऐसा लिखना चाहो तो माइनस माइनस लगाने के बाद Q1 माइनस Q/2 लिखो, और इसको प्लस लगाने के बाद, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, फिर से बोलता। ये आपको समझ में आया कि क्या लिखा गया? अब इसी सिंस ये नंबर तो यही रहेगा, तो इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस Q/2 माइनस Q1, क्योंकि दिस नंबर हैज कैन बी रिटन लाइक दिस, तो वो नेगेटिव आपको नजर आएगी। इसको लिख सकते हो Q/2 माइनस Q1। तो ये प्लेट आपकी पॉजिटिव ट्रीट हो जाएगी। बेसिकली क्या है कि अपने पास Q1 और Q2, Q1 हमारा अननोन है, हमको नहीं पता Q/2 से बड़ा है या छोटा है, तो उसको हम बड़ा डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको छोटा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। व्हाट आई डिड, आई सेड कि ये ऊपर वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिव हो जा रही है। तो उसको पॉजिटिव इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि इसकी ऊपर वाली पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आएगा। और अगर आप इस तरह से लिखना चाहोगे तब भी चलेगा, फिर किरचॉफ्स लॉ को प्रॉपर्ली लगाओ तो आपको माइनस माइनस लगाना पड़ेगा, तो उसका ख्याल रखना है। So what I did कि I considered this plate, इस प्लेट का चार्ज कितना हुआ? माइनस Q/2 पहले था, Q1 आया, तो टोटल कितना हो गया? Q1 माइनस Q/2 एज अ पॉजिटिव। तो दूसरे का हो गया एज अ नेगेटिव Q1 माइनस Q/2। सो कॉमन लेना आपको आता है, यहाँ से ये रिलेशन आया। आपको किस पॉइंट पे ज्यादा जोर देना चाहिए कि यहाँ से जो चार्ज आया, आप ध्यान से देखो ना, ये जो चार्ज आया मैंने इसको बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं किया। क्यों? इवन दो वो C और C दिख रहा था, तो वो जो इक्वल इक्वल में डिवाइड होता है ना, वो कब डिवाइड होता है? जब इनके पास ओरिजिनल चार्जेस नहीं होते हैं या फिर बराबर होते हैं। अगर चार्जेस के इनके डिफरेंसेस जा रहे हैं तो दे कैन टेक अ डिफरेंट चार्ज। ऐसा भी हो सकता है इसका कुछ चार्ज इधर आया हो। एनीवे, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रही है तो अपना काम हो रहा है। दूसरा, किरचॉफ्स लॉ। ये जो चार्ज Q1 Q2 है वो बेसिकली स्मॉल q का बाइफर्केशन है, तो हम ये बोलेंगे Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू स्मॉल q। अब समझ में आ रहा है? अच्छा, ये दो इक्वेशन आ गया। अब स्मॉल q कैसे पता करेंगे? अब आप एक कोई बड़े से पार्ट का किरचॉफ्स लगा दो, किसी एक और लूप के लिए लगा दो, वहां से चलेगा। अगर हम आउटसाइड वाले लूप के लिए लगाते हैं तो किरचॉफ क्या बोलेगा? एक इक्वेशन आएगी Q प्लस Q/2 डिवाइड बाई C फॉर दिस, क्योंकि ये प्लस इसका था, ये प्लस है, तो उस पर से जाएगा प्लस Q प्लस Q2 मैंने वहां पर रखा था, डिवाइड बाई C इज इक्वल टू E। Now look at this equation, this equation, this equation. You have three equations and you got three unknowns. What are they? Q1, Q2 and Q. एक बार अपने को Q1, Q2, Q समझ में आया तो आखिरी में सब कुछ सेटल हो जाएगा। अपने को ये भी पता चल जाएगा कि बैटरी ने एक्स्ट्रा कितना चार्ज सप्लाई किया, और फाइनली इसके पास कितना चार्ज है, इसके पास कितना चार्ज है, इसके पास कितना चार्ज है।
एक बार ये सब कुछ अपने को पता चलता है तो हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने में कामयाब हो जाएंगे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी चार्जेस ऑन द कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को यूज करते हुए। फिर हमने को हीट निकालना है। हमारे पास एक फंडामेंटल मेथड था जो हम लोगों ने बात किया था कि जो वर्क डन बाय दिस आएगा वो चेंज इन पोटेंशियल स्टोर्ड एनर्जी और हीट के बराबर होता है। तो वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी प्लस हीट होता है। ये हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। हाउ टू गेट द वर्क डन बाय द बैटरी? दिस इज गोइंग टू बी E into Q, the Q that we have found it out. फाइनल निकालेंगे, इनिशियल निकालेंगे, यहाँ से हीट निकल के आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी टाइप का भी लग रहा होगा, बट कई सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में आपको हेल्प करेगा। कौन सा स्टेप आपको बताना है फिर से बोलेंगे तो मैं जरूर बताता हूँ, और अगर आपको समझ में आ गया तो अपना काम हो गया। कुछ पॉइंट्स जो नोट करने हैं ब्रेन में पहले और बाद में कॉपी में भी, कि कैपेसिटर्स पैरेलल और सीरीज हम उनकी डेफिनेशन के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं, ना कि दिखने के बेसिस में। जैसे कि जस्ट आफ्टर द स्विच शिफ्टिंग ये आपको दो पैरेलल जैसा दिख रहा है, बट ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि जस्ट आफ्टर देयर वाज नॉट अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम। इनफैक्ट आप देखोगे कि जो फर्स्ट वाले का था उसका ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, इसका ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, बराबर हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या करता है सर्किट, उसको ओवर द लॉन्ग टर्म पैरेलल में लाने की कोशिश करेगा, तो फिर चार्ज को सप्लाई करेगा। जब चार्जेस आपको कैपेसिटर्स में अलग अलग नजर आए, भले वो सेम कैपेसिटर्स हों, गो विद दिस कि लाइक Q1 और Q2 हो जाएगा। फंडामेंटल लॉ किरचॉफ्स लॉ, Q1 प्लस Q2 Q बनेगा। फिर ये भी किरचॉफ्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंसेस बराबर होंगे, यानी लूप्स लॉ लगाएंगे। तो जो लूप्स लॉ है और जंक्शन लॉ है, दे आर द बेसिक। तो जब कभी कुछ डिफरेंस आपको नजर आए, गो टू द बेसिक, एंड बाकी सारी चीजों को फिर आप डिराइव करोगे। कॉपी कर लीजिए और फिर इसका आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर आएगा। अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना, स्टोर्ड एनर्जी निकालना अभी डिफिकल्ट जॉब है। इस केस में आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल लो, इसका भी निकालो, इसका भी निकालो, तब भी चलेगा। इक्विवेलेंट से निकालो तब भी चलेगा। इस केस के लिए आपको क्या करने का, फिर इस केस के लिए फाइनल वाला स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, फाइनल के लिए यूज करके निकाल सकते हो, क्योंकि फाइनल चार्जेस बदल गए होंगे। तो फाइनली निकालना है दिस प्लस दिस प्लस दिस, और इनको यहाँ पे रख देना है। वर्क डन आपको बैटरी का पता चल गया, हीट निकल के आ जाएगा। वो सी के टर्म में आएगा, फिर कौन सा रेशियो आएगा वो पता कर देंगे। ओके, यहाँ पे जो Q मैंने बार बार लेके चला है, शायद आपको याद रहे कि Q क्या था। Q इनिशियल चार्ज था यहाँ से जो सप्लाई हुआ है। Q1 लिख दिया, इसको Q कर देते वरना आप कंफ्यूज ना रहे। दिस इज Q। ओके, चलेगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंस ये रिकॉर्डेड है तो आप वॉच कर सकते हो। सर इस नेक्स्ट वाले में इसमें नहीं था, जी, वाई मार्क्ड ही नहीं था इस क्वेश्चन में। 18 की बात कर रहे होगे आप? हाँ सर, 18th क्वेश्चन में। वाई मार्क नहीं था। ओके ओके, ये दैट्स मिस्टेक। वाई बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए था, वाई मार्क नहीं था। यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन होने को तो फिर कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपके आंसर्स बदल जाएंगे। एक बार पढ़ते हैं, शायद उससे लैंग्वेज से कुछ और क्लियर हो जाए। सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद द switches open when the switch is closed if total amount of charge that flows from y to x is q। मतलब लैंग्वेज से हम लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे y कहाँ पर होगा, तो y शुड बी हियर। करेक्ट कर लीजिए, इसके बाद आप सॉल्व कर लेना। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। अल्टीमेटली अपने को सॉल्व करने से, लर्न करने से मतलब है, जो कि लॉन्ग टर्म में फायदा करेगा।
सो वाई शुड बी अक्रॉस द स्विच। तो बेसिकली ये जानना चाह रहा होगा कि स्विच से कितना चार्ज पास करेगा, ये अपने को पता करना है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और कई बार कई सारे बुक्स में मिल जाता है, एग्जाम्स में भी आई डोंट रिमेम्बर किया है, मोस्ट लाइकली आया होगा। तो कैसे सॉल्व करने का मैं बताता। पहले स्विच आपका कैसा है, ओपन है, तो एस ओपन का फिगर बना लेते हैं। सो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, एक बार आंसर भी चेक कर लेंगे तो वाई की लोकेशन क्लियर भी हो जाएगी। ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है। ये जो ओपन है ना, बहुत लंबे समय से ओपन है। तो जब लंबे समय से ओपन होता है ना, तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करते हैं आप लोग जानते हो। सो क्या हुआ होगा कि 9 वोल्ट की बैटरी ने चार्ज को सप्लाई किया होगा, ये भी फुल्ली चार्ज हो गया होगा, ये भी फुल्ली चार्ज हो गया होगा। ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है, और ये 3 ओम है और ये 6 ओम है। मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हो। सो क्या होगा कि इस पे चार्ज गया होगा, कितना चार्ज गया होगा, लेट्स क्यू। कितना करंट चल रहा होगा, लेट्स आई। ये क्यू एक बार चल करके सेटल हो गया होगा, क्यू बार बार नहीं चल रहा होगा। तो इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता कि ये क्यू इस पर है और वही क्यू इस पर रहा होगा, करंट रन कर रहा होगा। करंट कितना होगा वो पता कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमारा इंटरेस्ट है चार्ज पता करने में। चार्ज पता कर लेते तो किरचॉफ्स लगा लो बड़ी वाली लूप पर, तो आपको मिलेगा Q/3 प्लस Q/6 इज इक्वल टू 9। सो ये आपका 1/2 बन जाएगा। अब तो ये Q की वैल्यू आ जाएगी 18 माइक्रो कूलम्स। 18 माइक्रो कूलम का चार्ज 3 के पास है, 18 माइक्रो कूलम का चार्ज 6 के पास है। और यहाँ से करंट अपना जो जा रहा था वो 1 एम्पियर का करंट जा रहा होगा। 3 + 3 9 होता है, तो 1 एम्पियर हो जाएगा। बाद में क्या करते हो, जब आप एस क्लोज करते हो तो दूसरा सर्किट अलग से बनाते हैं। सो सेकेंड सर्किट वुड लुक लाइक दिस। ये भी चार्ज था, ये भी चार्ज था, फिर आपने इसको कनेक्ट कर दिया। लेकिन अगेन वो जस्ट आफ्टर नहीं पूछ रहा होगा, लंबे समय के बाद पूछ रहा होगा कितना टोटल चार्ज फ्लो किया है। सो फाइनल अगर सिचुएशन पता कर लेते तो काम चल जाएगा। ये 3 था, ये 6 था, ये भी 3 था, ये 6 था, और यहाँ से कनेक्शन है। सो अब देखो क्या हुआ होगा कि अब जब आपने ऐसा किया तो फाइनली तो चार्ज करंट चलेगा, चार्ज जो भी आएगा वो सेटल हो गया होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के बाद कैपेसिटर्स चार्ज हो जाते हैं, तो करंट ऐसे ही चलेगा। कितना करंट चलेगा, किरचॉफ्स बता देगा 9/3 + 6 दैट इज 9, दैट इज 1 एम्पियर। अच्छा, ये जो 1 एम्पियर आएगा ये हमारे लिए हेल्पफुल है, ये बताएगा कि इसके क्रॉस ये दोनों पैरेलल पर है। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा कितना, R/I, दैट मीन्स 3 वोल्ट का आएगा। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 3 वोल्ट का आ गया। तो लेट्स से कि इसके पास जो चार्ज बचा है वो Q1 है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि Q1/C दैट इज 3 इज इक्वल टू I/R1 दैट इज 3। I की वैल्यू 1 है। सो बेसिकली अपने को ये पता चला Q1 की वैल्यू 9 माइक्रो कूलम होनी चाहिए थी। इसका मतलब अब इस कैपेसिटर पे चार्ज 9 आ गया। पहले कितना था, पहले 18 था, माइंड इट। नाउ सिमिलरली इसके बाद बात करते हैं कि लेट्स से कि इस पे जो चार्ज अब फाइनली है वो Q2 है। सो कैन वी राइट कि Q2/6, अगेन किरचॉफ्स लॉ इस लूप के लिए लगा रहे हैं, लूप्स लॉ बेसिकली, इज इक्वल टू I/6। सो यहाँ से अपने को Q2 पता चलेगा। Q2 कितना हुआ, Q2 आ गया 36 माइक्रो कूलम। अच्छा, अब इसके पास 36 आ गया, पहले कितना था, 18 था। तो ये जो चार्ज इस जंक्शन पे चार्ज को कंजर्वेशन करा सकते हैं हम लोग, चार्ज का लॉ देख सकते हैं। इसके पास पहले था 18 और इसके पास था 18, अब इसके पास बचा है 9, इसके पास बचा है 36। तो पॉइंट इज कि इसके पास चार्ज गया होगा इधर और इसने चार्ज ऐसे सप्लाई किया होगा, मे बी लाइक दिस, क्योंकि इसका चार्ज कम हुआ है तो इसके लिए चार्ज इधर गया होगा। कम करने के लिए 18 से 9 को इधर सप्लाई करना पड़ेगा, 9 माइक्रो कूलम को। इसको 18 से अपने को 36 ले जाना है, तो 18 और सप्लाई करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखो ना, मैंने फर्स्ट को नेगेटिव पे सप्लाई किया है सो दैट कि उसका चार्ज कम हो जाए, और सेकंड को पॉजिटिव पे सप्लाई किया जिसका उसका चार्ज बढ़ जाए, सो दैट कि हमारा
रिक्वायर्ड आंसर मिल जाए। इसको 18 की सप्लाई की जरूरत थी, इसको 9 की सप्लाई की जरूरत थी, सो दैट कि 3 के पास 9 बचे और इसके पास 36 हो जाए। इसका मतलब है ये चार्ज आया कहाँ से होगा? किरचॉफ्स के लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से आया होगा, ये एक्स और वाई वाली ब्रांच से। तो ये एक्स होगा, ये वाई होगा। तो कितना चार्ज गया होगा? लेट से वो चार्ज जो गया है वो क्यू कैपिटल क्यू था। सो कैपिटल क्यू मस्ट बी इक्वल टू 9 प्लस 18 माइक्रोकूलम, 27 माइक्रोकूलम आना चाहिए। इसने बोला कि ये जो Q है इसका Q/3 चाहिए अपने को। सो Q/3 हैज टू बी 9। अपना आंसर क्या दिया है? 9 दिया गया है। इसका मतलब है कि y अपने को यहाँ रखना है और इस तरह से सॉल्व करना है ना। y कहाँ पे रखना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे सॉल्व किया गया है। यस डाउट्स इफ एट ऑल? सर यस आपने जो क्यू है उसको तो अलग अलग ले लिया, Q1 और Q2, पर आई को क्यों नहीं लिया, I1 और I2? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन और ये आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। देखो क्या होगा ना कि जब ये क्लोज रहेगा लंबे समय के बाद, आप जानते हो कि लंबे समय के बाद ये जो करंट यहाँ से आएगा वो दो पार्ट में, इनिशियली करंट यहाँ पर इधर जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, लेकिन आप जानते हो कि करंट कैपेसिटर से जाना बंद हो जाती है, तो ये ब्रांच कोई करंट को अलाउ नहीं करेगा। कब? जब ये कंप्लीटली चार्ज हो चुका होगा, लॉन्ग टाइम के बाद टोटल चार्ज चाहिए अपने को। अच्छा, ये कैपेसिटर भी कोई करंट को अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये जो कनेक्टेड ब्रांच है उससे भी कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि ऊपर कोई करंट चल नहीं रहा है। जो भी करंट चलना था यानी चार्ज चलना था वो इनिशियली जाकर के सेटल हो चुका है। फाइनली जो भी करंट आएगी वो केवल इसी ब्रांच पे चल रही होगी। तो इसीलिए मैंने जो I3 से पास की है वही I6 से पास की है। Why? Because there is no sharing of current at any junction. Understood? हाँ सर। एक पॉइंट होता है कि कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होने के बाद करंट को अलाउ नहीं करता है। वी आर यूजिंग दैट पॉइंट। कॉपी कर लीजिए सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन था और नीड टू बी रिमेम्बर्ड कि कैसे सॉल्व किया गया है। वाई मिसिंग था, आई कैन एग्री। तो आइडियली इसको बोनस देना चाहिए। तो मैं करेक्शन कर दूंगा, मैं भी आइडियल तरीके से बिहेव कर लेता हूँ। सो इसको बोनस कर देते हैं क्योंकि ये लॉजिकल पॉइंट है। वाई कहाँ पर था अगर किसी को नहीं पता होगा तो शायद वो इससे चार्ज मेजर करे तो एक अलग आंसर आएगा, उधर से चार्ज मेजर करेगा एक अलग आंसर आएगा, यहाँ से चार्ज मेजर करेगा एक अलग आंसर आएगा। So question 18 is being bonus because of y location is missing in the graph and question was not clear where the y should be. Okay. और कोई करेक्शन आपको इस पेपर में मिला हो तो बोलें। अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा हो तो मैं चेक कर लूं, अदरवाइज ऑल आंसर सीम्स टू बी करेक्ट। एक बोनस गया। अभी अपने पास टाइम है, सेकंड पेपर को भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में थे वो ये लास्ट वाला किया है, ये लिटरली इंपॉर्टेंट है। 18th, उससे पहले वाला जो 17 था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसको समझोगे तो आपको इनसाइट पता चलेगी, अदरवाइज आप सुपरफिशियली समझोगे कि ये सर्किट और ये सर्किट सेम जैसा है, जो कि दिखने में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए सेम जैसा लग रहा है। तो फर्स्ट ग्लिम्स में हमको वैसा लगेगा, बट हमको डिटेल पे जाना होता है क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसके बाद 15 में आपको कुछ और भी समझ में आया। ये 14 स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। 16 को मैंने नहीं ट्राई किया है, वो आप कर सकते हो। That is based on this thing, wave जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैं दूसरा PDF ओपन करता हूँ। पेपर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है, फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसने बोला है कि एक ट्यूनिंग फोक है, सोनोमीटर वायर है, तो आप जानते हो सोनोमीटर वायर में फ्रीक्वेंसी V/2L टाइप की होती है। फिर आपने क्या किया है, सोनोमीटर की वायर की लेंथ को इंक्रीज किया 1 सेंटीमीटर से, ये 64 सेंटीमीटर है। तो 64 में 1 मतलब छोटा, छोटा मतलब चेंज चलेगा। तो इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो डेल्टा F/F की वैल्यू जो आएगी वो डेल्टा L/L आ जाएगी, एक माइनस भी आएगा। ln लेकर के डिफरेंशिएट करना, एरर निकालने वाले आइडियाज।
पॉइंट इज कि यहाँ से अपने को ये पता चलेगा फ्रैक्शन चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द और इक्वल टू द फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ। बट क्या होगा अगर लेंथ बढ़ाओगे तो वो कम होगा, कम करोगे तो बढ़ेगा। अच्छा, बाद में ये बोलता है रेजोनेंट करता है, यानी बाद में फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंज कितना था, 8 बीट्स का था। तो डेल्टा एफ आपका 8 था। फ्रीक्वेंसी अपने को पता करनी है और वो फ्रीक्वेंसी इसने पता रखी है कितनी है, 64x है। तो आप 64x लिख लो, डायरेक्टली x आ जाएगा। इज इक्वल टू, माइनस को हटा देते हैं क्योंकि माइनस इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहा होता है, दैट्स ऑल। डेल्टा एल में कितना चेंज लेके आया, 1 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितना है, 64 सेंटीमीटर। अगली लाइन में आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू 8 के बराबर आ जाएगी। 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो जब कोई माइनर चेंजेस करता है तो आप उसको चेंज से या डिफरेंशिएशन से लिंक करके आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में बताना होगा क्योंकि हमको ये पता है कि अगर दो फ्रीक्वेंसीज दिया जाए और बीट फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो हम लोग जानते हैं कि इसमें दोनों में कितना पड़ने वाला है। लेकिन अगर हमको एक दो से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज दिया जाए फिर बीट फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला बनाओगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत सारी स्टोरीज बनेंगी। सो ये समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं इसी के वैल्यू से समझा देता। अब देखो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी f1 जो कि 300 है और f2 जो कि 301 है, f3 जो कि 302 है। जनरली आपको ऐसी फ्रीक्वेंसी देता है कि एक f होती है, एक f-1 होती है, एक f+1 होती है। ये एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में आ चुका है। सो पॉइंट इज कि इसमें कितनी बीट्स सुनाई देंगी वो समझना है। तो आप लॉजिक से जाओगे जमेगा। लॉजिक क्या कहता है, बीट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स इंटेंसिटी हैज गॉन इट्स मैक्सिमा। बिकॉज यू नो कि बीट्स का फंडा इस वजह से आया था कि जब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स ओवरलैप करते हैं तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो भी ऑसिलेट करती है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अपने को ये पता करना है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी बार मैक्सिमा और मिनिमा होती है विद इन 1 सेकेंड, दैट बिकम्स द बीट फ्रीक्वेंसी। ये तो इसका लॉजिक है जो कभी आपको भूलने का नहीं। आप चाहो तो इनकी वेव इक्वेशन बना लो, फिर उससे एम्पलीट्यूड निकालो, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर निकालो, फिर उसको देखो कि कितनी बार अपने को रिपीट करता है वो 1 सेकेंड में। अदरवाइज हम लॉजिक लगाते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का आइडिया मैं देता आपको। ये वेव सेट था ऑफ कोर्स। इन दोनों को अगर आपने प्ले किया, केवल ये दो प्ले किए होते तो कितने बीट सुनाई देते आपको, 1 बीट। कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। इसका मतलब 1 सेकेंड में आपको 1 बीट सुनाई देता है। सो लेट्स ड्रॉ द बीट्स। एक टाइम है हमारा t=0 से हम मेजर करते हैं। तो 0 टाइम से लेकर के जब हमारा 1 सेकेंड होता है तो हमको एक बीट सुनाई देती है इन दोनों के डिफरेंस की वजह से। ये 1 सेकेंड में पहला बीट आपको सुनाई देगा इन दोनों के प्ले में। अच्छा, अगर ये दोनों आपस में प्ले कर रहा हूँ तो कितना बीट सुनाई देगा, तब भी 1 सेकेंड बाद सुनाई देगा। तो दूसरा भी हमको 1 सेकेंड बाद सुनाई देगा। लेकिन अगर फर्स्ट और थर्ड प्ले कर रहा हूँ, इन दोनों को अगर एक साथ मर्ज किया जाता है तो हमारे पास 2 बीट्स पर सेकेंड आते हैं। 2 बीट्स पर सेकेंड, हर बीट रेगुलर इंटरवल पे आता है। इसका मतलब है पहला बीट जो आता है वो हाफ सेकेंड में आता है, तो एक हाफ सेकेंड में बीट आता है। दूसरा जो बीट आता है वो 1 सेकेंड में आता है। अपने को देखना है कि कब कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो ये इसको हम लोग फिर एनालाइज कर लेंगे। t=0 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और पहला जो बीट हमको सुनाई देगा मैक्सिमम वाला हाफ सेकेंड में सुनाई देगा, दूसरा जो सुनाई देगा वो 1 सेकेंड में सुनाई देगा। इसका मतलब 1 सेकेंड में टोटल कितने बीट्स हमको सुनाई दे रहे हैं ये पता चल जाएगा। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में जो टोटल बीट सुनाई देंगे वो एक हाफ सेकेंड में बीट्स आएगा और दूसरा 1 सेकेंड में आएगा। अच्छा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर मल्टीपल मैक्सिमम ऐड हो रहे हो तो रिजल्टेंट मैक्सिमम ही रहेगा, उनको अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। सो इन सबको एक काउंट करेंगे, इसको एक काउंट करेंगे। सो इन 1 सेकेंड वी आर काउंटिंग 2 मैक्सिमास, हेंस बीट फ्रीक्वेंसी विल बी, beat frequency is going to be equal to 2 per second। 1 सेकेंड में अपने को 2 मिलेगा।
आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ बीट्स हर्ड इज, वैसे ये इनकम्प्लीट है, उसको बोलना चाहिए हार्ड कितने टाइम में हर्ड करता है, ये भी बताना था। सो अगर ऐसा बोलता हार्ड इन 1 सेकेंड तो हम आंसर करते हैं 2। तो ये क्वेश्चन सब्सटेंशियली इनएडिक्वेट है, इंफॉर्मेशन मिसिंग टाइप की है। तो इसको हम वो एक अलग बात है, हम बोनस कर देंगे क्योंकि इसमें टाइम मिसिंग है। कितने टाइम में आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बीट्स, तो 1 सेकेंड में होता है तो बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और भी सेकेंड्स में होगा तो फिर वो नंबर्स होते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना होता है वो जरूर नोट कर लीजिए। मैं आपके क्वेश्चन से इसको सॉल्व दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, प्रैक्टिस करा देता हूँ, और ताकि हमको पता चल जाए ये आपको समझा कि नहीं समझा जो मैंने समझाया। और ये बोनस के लिए चला जा रहा है बिकॉज इंफॉर्मेशन वाज मिसिंग। मैं इसी पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको आंसर करना है साइड पे। यस सर इन द लाइक हमने जो अभी निकाला उसमें एक एक सेकंड पे जो जो मैक्सिमम रहेगा, तो वो जो सिर्फ 1 सेकंड वाला रहेंगे ना, हाफ सेकंड वाला कैसे रहेगा मैक्सिमम? क्योंकि अगर तीनों को रिजल्टेंट निकाला तो राइट वाला ही मैक्सिमम, लाइक सब में मैक्सिमम रहेगा, लेफ्ट वाला नहीं रह हो सकता, तो एक ही चलो मैं रहेगा। बताता फिर, चलो मैं फिर से बोलता हूँ। तो क्या होता है ना कि बीट फ्रीक्वेंसी, बीट्स क्या होता है व्हेन इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम इन 1 सेकेंड। सो व्हाट वी डू बेसिकली 0 से लेकर के 1 सेकेंड के स्पेन में ये देखते हैं कि कितने बार इंटेंसिटी मैक्सिमम गई। अच्छा, 2 के केस के लिए हम लोग जानते हैं ये तीनों एक साथ प्ले कर रहे होंगे, तो जब तीनों सुपरपोज हो रहे होंगे तो सभी का सभी से इंटरेक्शन चल रहा होगा। इसका इससे इंटरेक्शन चल रहा होगा, इसका इससे इंटरेक्शन चल रहा होगा, इसका इससे इंटरेक्शन चल रहा होगा ना। जब ये दोनों साउंड अगर एक साथ प्ले हो रही होती हैं तो उस समय एक इंटेंसिटी बन रही होगी, वो भी अपने आप को फ्लक्चुएट कर रहेगी। वो 1 सेकेंड में एक ही बीट दे रही है, तो अगर 0 से आपने स्टार्ट किया तो पहला बीट उसको 1 सेकेंड में मिलेगी। जब ये आपस में प्ले करेगा तो एक बीट देगी, तो अगर 0 से आपने ऑब्जर्व करना किया तो 1 सेकेंड बाद उसकी बीट मिलने वाली है। लेकिन जब आप फर्स्ट और थर्ड को प्ले कर रहे होगे, ये भी तो एक साथ मर्ज सुपरपोज हो रहे हैं, इनमें कितने बीट्स आएंगे, 1 सेकेंड में 2 बीट्स आएंगे। तो पहला बीट आया होगा हाफ सेकेंड में, दूसरा बीट आया होगा 1 सेकेंड में। अब हमारे पास टोटल लिस्ट पता चल गया कि कब कब बीट्स बजती हैं, कब कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो अगर 0 टाइम्स हमने ऑब्जर्व किया तो पहली बार जो मैक्सिमम को वो हाफ सेकेंड बाद मिला, दैट वाज बिकॉज ऑफ देयर सुपरपोजिशन। और फिर दूसरा मैक्सिमम मिला 1 सेकेंड में बिकॉज ऑफ ऑल सुपरपोजिशंस, लाइक इनकी वजह से, इसकी वजह से, और फर्स्ट और थर्ड की वजह से। सो एक मैक्सिमम को 1 सेकेंड में मिला, दूसरा मैक्सिमम को हाफ सेकेंड में मिला, तो टोटल मैक्सिमस कितने हो गए 2। और मैक्सिमस मतलब इंटेंसिटी का मैक्सिमम। इसको हम लोग इक्वेशन बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वहां से भी हम चेक कर सकते हैं कि सेम आंसर आएगा। लेकिन इक्वेशन बनाना, 3 इक्वेशंस को सुपरपोज कराना, फिर उसके एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करके, उसका स्क्वायर करके उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना विल टेक टाइम। यू कैन डू दैट। नाउ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप इस आइडिया को फॉलो करो और अपने को बताने की कोशिश करो कितने बीट्स सुनाई देने वाले। लेट्स से कि एक F1 है 300 का, दूसरा F2 है 302 का, और तीसरा F3 है 304 का। कोई भी नंबर ले लेते हैं। इन तीनों को आपस में हम लोग प्ले करते हैं। 3 waves of identical amplitude and all that intensities की थी, सुपरपोज करते हैं, एक साथ प्ले करते हैं। How many beats you are going to get per second? You can try. Follow the same rule. Play with these two together, these two together, these two together. Count how many total is going to be. जो सेम टाइम पर आ रहे हो उनको एक काउंट करो, क्योंकि वो एक ही टाइम पर आ रहे हैं, तो की साउंड बनेगी। You try. I'm just solving along with you. तो आप F1 एंड F2 को प्ले करो। 2 बीट्स आएंगी, पहला आएगा हाफ सेकेंड में, दूसरा आएगा 1 सेकेंड में। F2 एंड F3 को प्ले करो। 4 बता रहे हो, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। जब F2 और F3 को प्ले करोगे तब भी 2 आएंगे, तो पहला हाफ सेकेंड में आएगा, दूसरा 1 सेकेंड में आएगा। जब हम F1 एंड F3 को प्ले करेंगे तो 4 बनेंगी। 4 करने का मतलब है पहला हमको 1/4 सेकेंड पे मिला होगा,
दूसरा 1/2 सेकंड पे मिला होगा, तीसरा 3/4 सेकंड पे मिला होगा, चौथा 1 सेकंड पे मिला होगा. कैन यू थिंक ऑफ दिस? सो हाउ मेनी टोटल वी कैन काउंट? सो अगर सभी एक साथ चल रहे होते तो एक मैक्सिमम को यहाँ पे मिलेगा, एक मैक्सिमम को यहाँ पे मिलेगा, एक मैक्सिमम को यहाँ पे मिलेगा, एक मैक्सिमम को यहाँ पे मिलेगा. तो टोटल मैक्सिमास इंटेंसिटीज के एक सेकंड में कितने मिले अपने को? 4 मिले. तो बीट पर सेकंड कितना हो जाएगा? 4. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट विल बिकम 4. सो कोई भी नंबर आपको देगा, आप उसका आंसर निकाल सकते हो. व्हाट यू नीड टू डू, सिंपली गो बाय कि 1 सेकंड में वो कितनी बार देता है. और जो भी इंटेंसिटीज आती हैं या मैक्सिमास होती है इंटेंसिटी, वो रेगुलर इंटरवल में होती है. तो इसलिए हम उसको इक्वल इंटरवल में डिवाइड करने का राइट रखते हैं. जैसे इसका 4 आया था तो 4 को मैंने 1/4 के इंटरवल में डिवाइड कर लिया. इसका 2 आया था तो हाफ इंटरवल में डिवाइड कर लिया, हाफ सेकंड में. इसका भी 2 आया तो वो कर लिया. कर सकते हो बिल्कुल. और अगर आप सॉल्व करना चाहो तो y1 बनाओ, y2 बनाओ, y3 बनाओ, सुपरपोजिशन करो, फिर एम्पलीट्यूड निकालो. वो सारी स्टोरी हम लोग कर चुके हैं 2 के लिए. मैक्स ज्यादा के लिए करोगे टाइम लगेगा, बट किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 3 अगेन ये मैकेनिक्स से था, रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन एंड ऑल दैट. बहुत सिंपल है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ. आपसे पूछता है कि ग्राउंड, आपको बताता है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसा चल रहा है. फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको प्लेटफॉर्म का रिस्पेक्ट लेना होता है, क्योंकि फ्रिक्शन निकालने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है. तो आप देखोगे विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, इस बंदे के हिसाब से आपको पता चलेगा कि जो आपका पार्टिकल है, लेट्स इसको हम 2D ड्रॉ करते हैं, 3D हटा देते हैं. ये x है, ये y है, और अपने को जो पता था क्या कि इसकी वेलोसिटी इधर जा रही थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और दिस वेलोसिटी वाज 25. ये 37 एंगल पे थी. प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो इसकी प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी हमको इधर सप्लाई करनी पड़ेगी, और ये कितना जा रहा है? 20. तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में हम पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ये 2 वेलोसिटीज हो जाएंगी. ये 25 के आप 2 कंपोनेंट कर सकते हो. 25 का cos 37 वर्जन आएगा, 4 into 5 दैट इज 20, और ये 15 हो जाएगा. ये 20 कैंसिल हो जाएगा. इसका मतलब है प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ये y डायरेक्शन में जाता नजर आएगा. तो इस पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो नेगेटिव y डायरेक्शन में एक्ट करेगा. अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा कि इसको ले जाएगा और इसकी स्पीड को जीरो करेगा, फिर कहीं ना कहीं स्टॉप करा देगा. एक बार स्टॉप हो गया तो वापस नहीं लेके आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टिंग है. सो मतलब रिएक्शनरी फोर्स है, ये अपने आप फोर्स नहीं एक्ट करेगा जब तक वो चलेगा नहीं. पॉइंट इज, आपसे पूछता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक रिलेटेड टू द ग्राउंड के रिस्पेक्ट हमने को बताना है. कब? 10 सेकंड में. अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं. वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वाई डायरेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं, रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म 15. डी एक्सेलरेशन कितना आएगा? F/m, दैट इज म्यू जी. म्यू कितना दिया गया? 3 हो जाएगा टोटल जी के साथ मिल करके. कितने टाइम के बाद स्टॉप करेगा? 0 इज इक्वल टू 15 माइनस 3t, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. इसका मतलब 5 सेकेंड के बाद स्टॉप कर जाएगा. तो अगर ये 5 सेकेंड के बाद स्टॉप कर गया, दैट मींस आफ्टर 5 सेकेंड ब्लॉक विल नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म. इसका मतलब है ब्लॉक विल बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म 5 सेकेंड के बाद, और हमेशा स्टॉप पे रहेगा. इसका मतलब है 5 सेकेंड के ऑनवर्ड्स अगर आप 10 सेकेंड पे देखते हो तो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है. दैट मींस ग्राउंड से किस वेलोसिटी से चल रहा है, उसी वेलोसिटी से चल रहा है जिस वेलोसिटी से प्लेटफॉर्म चल रहा है. सो प्लेटफॉर्म इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, सो इसको भी 20 मीटर पर सेकेंड से चलने का. वो अपना आंसर हो जाएगा. सर यस. सर जो बीट पे जो फ्रिक्शन लगा है उसका रिएक्शन फोर्स तो वो प्लैंक पे भी लगेगा ना, तो फिर वो तो परपेंडिकुलर फोर्स में हाँ, ये दैट्स गुड पॉइंट. दैट्स वेरी गुड पॉइंट इन फैक्ट. सो उसके लिए हमको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना होता है. ये बोलता है हॉरिजॉन्टल बोर्ड है, इज बीइंग मूव्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी. दैट हैव इट्स मीनिंग ओवर हियर. रीड इट केयरफुली. इसका मतलब है कि प्लैंक को आप एक्सटर्नल फोर्सेस को लगा करके कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हो, नो मैटर कि उस पे कौन सा कितना फोर्स क्यों ना लगे. दैट मींस v naught remains constant. Is being moved means you are forcing it to move. That means applying a force. और is moving लिखा होता, इसका मतलब आप फोर्स नहीं कर रहे हो, तो फिर हमको अपने इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी को भी चेंज करना पड़ता है फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग. That would have been complicated, of course.
is being moved means you are forcing it to move. अच्छा पॉइंट पूछा, क्योंकि वो आपके दिमाग में आया होगा डाउट. So whenever this kind of situation comes and read the question, see exactly what the platform is doing. कई बार क्या होता है, प्लेटफॉर्म को एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराया जाता है. सो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहा है, फॉलो इट. ओके सर यस मतलब प्लैंक को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं. एग्जैक्टली, प्लैंक को कांस्टेंट वेलोसिटी से आप मूव करा रहे हो, हाँ सर. और उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक जो है वो रिलेटिवली चल रहा है, तो उसको फ्रिक्शन गाइड करेगा कि कहाँ तक चलना है, कैसे चलना है. ठीक है. समझा या फिर और भी एक्सप्लेन किया जाए? समझा सर. गुड. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. ये बोलता है कि the figure shows velocity and acceleration of a point like body at the initial moment of its motion. Acceleration vector of the body remains constant. Minimum radius of curvature of the trajectory is going to be what? ये भी क्वेश्चन है, हम लोग क्लास में करने वाले थे, सो मिस हो गया होगा, नहीं किया होगा तो अभी कर लेते हैं. अच्छा क्वेश्चन है, पॉपुलर है. इसने बोला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम निकालना है. अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हम लोग जानते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए परपेंडिकुलर, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन. ये कभी ना कभी हम लोगों ने पढ़ा होगा. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ना ए हमको दे रखा है, वी दे रखा है. कई बार कई स्टूडेंट गलत आंसर इसका निकालते हैं. तो आप अगर ऐसा सोचते हो कि वी हमको दिया गया है और ए का परपेंडिकुलर, ए के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, ए परपेंडिकुलर हो जाएगा वेलोसिटी का, इसका मतलब है ए परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ कोर्स. तो फिर ये एंगल पता करके आप ये निकालो और इससे निकालो, आपको कुछ दूसरा आंसर आएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा. क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि आपने सिर्फ फॉर्मूला देखा, फिगर देखा, लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा. आपको क्वेश्चन पढ़ने का. क्वेश्चन ने बोला है कि मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए. ना, इसने पूछा है कि मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी. अभी आपको दिखाया गया एक पर्टिकुलर लोकेशन. अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलता तो हम डायरेक्टली इसको लगा देते जो मैंने अभी आपको बताया. तो इससे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी वो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की आती है, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते हैं और उसी इंस्टेंट पर इसको पता करते हैं. लेकिन इसने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है. उसने ये पूछा है कि आप पहले ये पता करो ये जाएगा कैसे, और जब ये जाएगा तो कहाँ पर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होने वाली है, उस लोकेशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए. रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम इन द ट्रेजेक्टरी. सो क्वेश्चन इज वेरी टफ, चैलेंजिंग और नॉट डायरेक्टली एट दिस इंस्टेंट. अच्छा, अब वो पता कैसे करने का? उसको पता करने के लिए आप ये सोचो कि हमको मिनिमम कैलकुलेट करना है. तो मिनिमम का फॉर्मूला क्या बनेगा? अभी भी हम वेलोसिटी यूज करेंगे. जो भी वेलोसिटी आएगी उसके परपेंडिकुलर का एक्सेलरेशन यूज करेंगे. इसको मिनिमाइज करना चाहेंगे. इसने एक बात बोली है, क्या बोली है? कि एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट. एक्सेलरेशन इज जस्ट लाइक ग्रेविटी. ये अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा. तो एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है, अच्छी बात है. और अगर एक्सेलरेशन बदलता, किसी और डायरेक्शन में जाता, तो ये इसका टू मैग्नीट्यूड है. कोई और डायरेक्शन लेंगे तो उसका कंपोनेंट आएगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. हम चाहेंगे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कम ना हो, एक्सेलरेशन हम मैक्सिमम यूज करें, क्योंकि हमको टोटल मिनिमम चाहिए. तो हम चाहेंगे कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम यूज करें. इसका मतलब एक्सेलरेशन 2 यूज करें. सो इसका मतलब है a 2 के बराबर होगा तभी मैक्सिमम होगा, तभी हमारा आंसर मिनिमम आएगा. दूसरा पर्पस होगा कि जो v हम यूज करें वो मिनिमम यूज करें और फिर उसका स्क्वायर कर दें. Are you getting my point? If you are getting my point, then it's done. That means इसको मैक्सिमम करना है, उसको मिनिमम करना है, देन मैक्सिमम और मिनिमम के हिसाब से हमको चलना है. किसी भी वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू वही होती है, उसके कंपोनेंट की वैल्यू से कम होती है, क्योंकि cos थीटा sin थीटा से आता है. तो मैक्सिमम हमारा a हो गया, तो नीचे वाला पार्ट तो हमारा a हो गया. अगर ये a हो गया तो फिर वेलोसिटी कौन सी लगेगी? वेलोसिटी वो लगेगी जो इसके परपेंडिकुलर चले. तो वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर एक ये हो सकती है, और ये परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी अपने को देखना है. अब देखो वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ एग्री करेंगे. ये वेलोसिटी अपने को चाहिए, इस इंस्टेंट पे नहीं,
कभी फ्यूचर में। इसका मतलब अगर हम ऐसा मान लेते कि ये ऐसे गया, तो यहाँ पर ये हमारा एक्सेलरेशन था जो कि a के बराबर है, और यहाँ पर पाए जाने वाला वेलोसिटी में हम इंटरेस्ट रखते हैं जो कि 90 डिग्री पर हो। मोर ओवर हम चाहते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो, सॉरी मिनिमम हो, कम से कम हो। सो ये v मिनिमम अपने को चाहिए, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी मिनिमम हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो वेलोसिटी आपको इनिशियल दी गई, अगर इसके आप कंपोनेंट्स करो, इनिशियल कंपोनेंट, तो इनिशियल एक ये कंपोनेंट बनेगा और एक ये कंपोनेंट बनेगा। आप पाओगे कि ये जो 90 वाला कंपोनेंट है ना, और ये एक कांस्टेंट है, तो ये ग्रेविटी वाली सिचुएशन, इस डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, तो ये अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेगा। एंगल की बात कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 90 उधर है तो टोटल 150 हो जाएगा। तो ये बनेगा v नॉट cos 60। v नॉट की वैल्यू 8 दी गई है, cos 60 आप जानते हो, cos 60 होता है हाफ, तो ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है ना, ये अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, ये चेंज नहीं होगा, तो ये v मिनिमम भी 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी नहीं बदलती है, x कंपोनेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन यू कैन थिंक ऑफ। मोर ओवर हम चाहते हैं मिनिमम हो, टोटल वेलोसिटी मिनिमम हो, टोटल वेलोसिटी मिनिमम हो। तो टोटल वेलोसिटी, ये तो कंपोनेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। मिनिमम के लिए उस इंस्टेंट पे जाना होगा जब ये जो वेलोसिटी है v नॉट sin 60 वाली, ये जीरो हो जाए। तो ये प्रोजेक्टाइल जैसा जाएगा, अपने पीक पॉइंट पे जाएगा, जहां पर ये पीक होगा वहां पर वो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा। सो यही मिनिमम रेडियस वाली कंडीशन मैच कर जाएगी। अब आप इसका आंसर कर सकते हो। तो टोटल वेलोसिटी हमारी 4 हो जाएगी, तो इसका 4 स्क्वायर कर दो। स्क्वायर ऑफ 4 दैट इज दिस, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, a is 2, तो आंसर कितना हो गया, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने काफी इलेबोरेट कर दिया है, और अगर आपने कहीं पहले सोल्यूशन देख रखा था तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे चल रहा है। नहीं देख रखा था तब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसकी ट्रेजेक्ट्री में मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट पे मिलेगा जो प्रोजेक्टाइल से रिलेट करो, तो जो मैक्सिमम हाइट वाली सिचुएशन होती है। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस इंस्टेंट, तो आप फिर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कर लेते हैं और इस फॉर्मूले को यूज करके अपना आंसर देते हैं। डेफिनेटली एक डिफरेंट आंसर आता। Understood, so we can go forward for question number next. We have a time, yes, so let's finish this question number next। ये आप कर सकते हो, मैं आपको हिंट देता हूँ, that's all। इस पे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने वाला हमको नहीं दिख रहा है। इसने पूछा एफिशिएंसी साइकिल की निकालनी, तो कैसे निकालोगे, मैं आपको बता देता कि पहले इसका वर्क डन निकालो। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। वर्क डन क्या निकाला जाएगा, वर्क डन के लिए आपको ये एरिया चाहिए, तो एक रेक्टेंगल का एरिया पकड़ो, उसमें से क्वार्टर ऑफ सर्कल हटा दो। रेक्टेंगल का एरिया कितना रहा होगा, ये वी नॉट है, ये पी नॉट है, तो रेक्टेंगल आएगा पी नॉट वी नॉट, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ये क्वार्टर ऑफ द सर्कल। क्वार्टर ऑफ द सर्कल होगा पाई बाई 4 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर रेडियस पी नॉट वी नॉट, पी नॉट वी नॉट बेसिकली बराबर चल रहे हैं, तो पी नॉट वी नॉट लिख सकते हैं, या पी नॉट स्क्वायर लिख सकते हो, या वी नॉट स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये वर्क डन हो गया। इसके बाद आपको चाहिए हीट सप्लाइड। 2 to 3 प्रोसेस पे आप देखोगे कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो हीट निकलेगी। ये भी कंप्रेस, सॉरी ये कंप्रेस नहीं हो रहा है, ये इसका प्रेशर डाउन हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। इसको इंटरनल एनर्जी इसकी व्हाट वी आर सेइंग 2 to 3, एक बार फिर से बोल लेते हैं। जब आप 2 से 3 जाओगे तो इसका प्रेशर डाउन हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर का डिक्रीज कर रहा होगा। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इसकी कम हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी हीट को सप्लाई करेगा, इसको हीट को सप्लाई करेगा। अगर सिस्टम में वर्क डन नहीं हो रहा है, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब हीट रिजेक्ट हो रही है ना, तो हीट रिजेक्ट होगी। और इसमें कंप्रेशन चल रहा है, कंप्रेशन में हीट रिजेक्ट होती है, वर्क डन किया, तो एक्सपेंशन तब होता है जब हीट सप्लाई करते हो। तो हीट सप्लाई जो होगा वो 1-2 प्रोसेस पे होगा। 1-2 प्रोसेस में हीट सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 1-2 प्रोसेस को पढ़ो और हीट सप्लाई वाला रूल लगाओ, डेल्टा यू पता करो, डेल्टा डब्ल्यू पता करो। वर्क डन कितना आएगा, इसका वर्क डन एरिया अंडर दिस ग्राफ आएगा टोटल, तो उसमें नीचे वाला रेक्टेंगल को ऐड कर दोगे। सो
ये जो वर्क डन आएगा दैट विल बिकम 2 p नॉट v नॉट माइनस 5/4 p नॉट v नॉट। और इंटरनल एनर्जी के लिए NCV डेल्टा टी लगा सकते हो। गैस कौन सी है, मोल कितने हैं वो आपको बता रखे हैं, डेल्टा टी निकाल सकते हैं पी नॉट वी नॉट के टर्म में, तो ये पी नॉट वी नॉट के टर्म में आ जाएगा। तो ये W आ गया, फिर इफिशियंसी निकालने के लिए W डिवाइड बाई Q कर दो, आंसर आ जाएगा। पी नॉट वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, पाई आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो 4 के क्लोज आएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा, इंटीजर टाइप है तो 4 में राउंड ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि इसने ये रिलेशन दिया गया कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बताना है। तो ये क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, को आप जानते हैं थर्मल एक्सपेंशन से। हम लोग लिखते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम गामा डेल्टा टी लिखते हैं। इसको अगर इसमें यूज करो तो इस तरह से यूज करेंगे, गामा निकाल लो, तो ये बनेगा 1/v dv/dt। लोगों ने बात की होगी, नहीं की होगी तभी नोट कर लो। ये हमारा वॉल्यूम कॉफिशिएंट होता है एक्सपेंशन का, और गैस के लिए भी हम इसको निकाल सकते हैं सिमिलर वे पे, जिस तरह से हम वहाँ पे निकालते हैं किसी भी सॉलिड बॉडी के लिए या लिक्विड बॉडी के लिए, चलता है सभी के लिए। सो ये अपने को निकालना है, तो dv/dt पता करो, ये रिलेशन दिया गया है, टी के टर्म में लेके जाना है फाइनली। तो आप क्या करो, पी को गायब कर लो। जैसे ही आप पी को गायब करोगे तो अपना काम हो जाएगा। एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे PV इक्वल टू nRT लगा दो, PV इक्वल टू nRT। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स या केटीजी इक्वेशन सिंपल रहते हैं अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टफ लगेगा आपको। ये बनेगा v⁻⁻1 और t⁻⁴ एक t आ जाएगा, ये कांस्टेंट जा रहा है। डिफरेंशिएट कर दो, जैसे डिफरेंशिएट करोगे ये वैल्यू अपने को निकल करके आ जाएगी। ये आप कर सकते हो, 4 आंसर आएगा, वेरीफाइड है, चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। 7 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसने बोला है कि एक प्रोटॉन इंटर करता है, यहाँ पर फील्ड एग्जिस्ट करती है, ऐसा प्रोटॉन यहाँ पे एंटर किया हुआ है किसी वेलोसिटी से, और ये जाते हुए स्टॉप हो जाता है, यहाँ पर v0 हो जाती है। टाइम बता रखा है इसने, कितना लगता है, 12 माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं। t=0 से एंटर करता है। काइनेमेटिक्स, सिंपल काइनेमेटिक्स, उसके लिए रिटार्डेशन पता कर लो, कितना रिटार्डेशन लगेगा। चार्ज E होता है और डिवाइडेड मास ऑफ प्रोटॉन, मास दिया होगा, चार्ज दिया होगा, क्योंकि अपने को जरूरत है। तो ये रिटार्डेशन आ गया। आपसे पूछता क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पूछेगा, डिस्टेंस के बारे में पूछेगा, तो v = u + at लगा दो, और s = ut - ½ लगा दो, या थर्ड इक्वेशन लगा लो, जो भी आपको जो सूट करता हो। v² = u² - 2s, ये सिंपलीफाइड रहेगा आपके लिए। हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं। इसने पूछा क्या है, इनिशियल स्पीड बताइए, 2 में से एक चूज करना है। डिस्टेंस ट्रेवल बताइए, 2 में से एक चूज करना है। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, दैट्स ऑल। काइनेमेटिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 8। स्मॉल डाइपोल को एक इरेगुलर कैविटी के इनसाइड में रखते हैं स्फेरिकल कंडक्टर के इनसाइड में, तो अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट का मतलब अपने को वही मार्क करना है जो सही नहीं है। तो एक स्फेरिकल बॉडी है, आप एक फिगर बना सकते हो, उसके इनसाइड में एक कैविटी बनाना है अपने को जो कि इरेगुलर है, और उसके इनसाइड में अपने को एक डाइपोल रखना है -q + q और जो भी है। फिर आंसर करने हैं, चेक करते हैं ऑप्शंस को क्या कहता है। नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0। अब देखो होगा क्या, मैं बताता हूँ। इसने ये भी बोला है कि इसको चार्ज क्यों दिया है आपने, किसको, कंडक्टर को। तो आप देखोगे कि यहाँ पर चार्ज का इंडक्शन आएगा, यहाँ पर आप पाओगे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, और इस तरह से होगा कि टोटल चार्ज हमारा 0 रहेगा, क्योंकि डाइपोल का टोटल चार्ज 0 होता है ना। अगर ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो इसके स्पेस में फील्ड आएगी, इसकी वजह से इंड्यूस चार्ज की वजह से फील्ड आएगी। बाहर के चार्ज की वजह से कोई फील्ड नहीं आती है, तो इन इंड्यूस चार्ज की वजह से फील्ड आएगी, और वो फील्ड कुछ इस तरह से चल रही होगी।
तो और ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई क्योंकि इरेगुलर है, तो फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म हो गई। नॉन यूनिफॉर्म में एक डाइपोल को रखा गया, तो क्या फोर्स लगता है? बिल्कुल लग सकता है। तो क्या नेट फोर्स डाइपोल पे 0 होगा? हम बोलेंगे रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये हमारा आंसर है, तो आंसर के लिए करेक्ट है और स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकरेक्ट है। फिर बोलता है चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म। हम लोग जानते हैं कि कैविटी के पास चार्ज कितना आया? 0। तो बाहर चार्ज कितना गया? 0। तो बाहर चार्ज कितना रहेगा? Q। और हम लोग जानते हैं कि आउटसाइड का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। सिंस ये स्फीयर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर रहने का है, तो इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी यूनिफॉर्म। आप अगर स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो हम लोगों ने नोट्स में लिखे हुए हैं, वो आपको मदद करेगा इसका आंसर देने के लिए। तो स्फीयर की जो सरफेस पे चार्ज आएगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से डिसाइडेड होता है और वो यूनिफॉर्म रहेगा और वो टोटल क्यू रहेगा। सारे आंसर हम दे सकते हैं। इसने बोला नॉन यूनिफॉर्म, इसने गलत बोला, इसका मतलब ये हमारा आंसर बनने लायक है क्योंकि ये गलत है, इनकरेक्ट है। फिर आपसे बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द डाइपोल इन द लाइन आउटसाइड इज गोइंग टू बी दिस। डाइपोल का फील्ड इधर कहीं आप निकालना चाहो तो ये टोटल फील्ड डाइपोल की वजह से नहीं आएगा, वो इसकी वजह से आएगा, बाहर वाले चार्ज, क्योंकि ये दोनों इनसाइड वाले चार्ज एक दूसरे को कंज्यूम कर जाते हैं और वो KQ/r² आएगा जो कि सेंटर से मेजर किया जाएगा। तो ये भी गलत लिखा हुआ, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ, तो ये भी हमारा आंसर बन गया। नेट फोर्स ऑन द स्फीयर इज 0। अब ये जो डाइपोल है ना, ये कैविटी के चार्जेस पे फोर्स लगा रहा होगा, तो जब कैविटी के फोर्सेस पे चार्ज लगा रहा है, कैविटी के फोर्स डाइपोल पे चार्ज लगा रहा है, तो एक डाइपोल का फोर्स 0 नहीं है तो स्फीयर का भी 0 नहीं होगा। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो ये भी हमारा आंसर बन गया। किसी भी स्टेटमेंट को री-एक्सप्लेन करना हो बोल सकते हो, समझ में आ गया हो, अपना पर्पस पूरा होता है। ये एप्लीकेशन है। अब आप में से कई लोग बोलते हैं ना सर कि हमको थ्योरी समझ में आता है, क्वेश्चन नहीं, तो वो उसके लिए अपने को एप्लीकेशन जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा अपने को समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे हैंडल करना होता है। रूल तो अपने को पता है, नोटबुक में लिखा हुआ है, और इस तरह के ट्विस्टेड स्टेटमेंट से आप समझते हो कि हाँ एग्जैक्टली क्या चलता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दो प्लेट्स के बीच का फील्ड निकालना हम लोग जानते हैं। पोटेंशियल के लिए E इंटू लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पोटेंशियल और फील्ड पूछ रहा है, आप इजीली पता कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आपने ट्राई किया हो, आपका आंसर ना मैच किया हो, तो लेट मी नो, आई विल सॉल्व इट टू द आंसर। और अगर आपको लगता है करेक्शन है तो वी विल डू दैट। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन KTG से लिया गया। यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन समझने में आपको थोड़ा सा भारी गिरा हो, तो मैं एक बार देख के बोलता। इसने बोला है कि हीलियम और ऑक्सीजन दो कंपार्टमेंट में रखे गए हैं और उनको एडियाबैटिक पिस्टन या फिर पार्टीशन, ये जो पार्टीशन है इसको बोला गया है, तो ये पिस्टन को आप पार्टीशन लिखोगे ज्यादा समझ में अच्छे से आएगा। तो ये जो पार्टीशन है ये एडियाबैटिक है और मूवेबल है, ये पार्टीशन। और ये जो पिस्टन है ये भी इंसुलेटेड है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। फिर आप क्या करते हो, इसको पुश करते हो पिस्टन से, सो दैट कि हीलियम का वॉल्यूम आधा हो जाए। हीलियम का वॉल्यूम आधा हो जाएगा तो ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और टोटल वॉल्यूम कंजर्व नहीं रहेगा क्योंकि कुछ पोर्शन इनसाइड चला गया है। तो कितना जाएगा वो अपने को बताना है। तो हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पिस्टन था लेट से वो यहाँ पर आ गया, तो जो पार्टीशन था वो यहाँ पर आ गया, ऐसा कुछ बन जाएगा सिनेरियो। देन आफ्टर यू विल से कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हीलियम है, हीलियम का वॉल्यूम आधा हो गया, इसका ये डिस्टेंस जो है L/2 हो गई है। दूसरी वाली क्या डिस्टेंस है वो अपने को पता नहीं। सिंस ये फ्रीली मूवेबल है तो दोनों तरफ से प्रेशर तो बराबर ही रहेगा क्योंकि प्रेशर फोर्स अदरवाइज एग्री नहीं करेगा, तो प्रेशर दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। तो प्रेशर इन हीलियम चैम्बर एंड ऑक्सीजन चैम्बर इज इक्वल, यस, आंसर हो गया। फिर बोलता है प्रेशर इन हीलियम चैम्बर इज नॉट इक्वल, सो आंसर नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ हीलियम चैम्बर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चैम्बर, जरूरी नहीं है, चेक करेंगे। तो ये दोनों वॉल्यूम से रिलेटेड है। क्या करो, एडियाबैटिक प्रोसेस लगाओ हीलियम के लिए। हीलियम के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस क्या आएगा, PV⁻⁻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 ⁻ P मान लो, इनिशियल प्रेशर दोनों का बराबर रहा होगा,
फाइनल प्रेशर Sir. दोनों के बराबर रहे होंगे क्योंकि वो फ्री मूवेबल पिस्टन पार्टीशन से सेपरेटेड है। देन इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी आ जाएगी, पी वी का वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू एल की पावर गामा -1, गामा हीलियम के लिए हम जानते हैं पी डैश वॉल्यूम ए इंटू नया वॉल्यूम क्या हो जा रहा है हाफ ए इंटू एल बाई 2 की पावर गामा Sir. -1। यहाँ से पी और पी डैश का रिलेशन निकालेंगे। यस सर वो want to say एरिया something? बैट तो पीवी रेस्ट टू पावर गामा है ना। पी वेरी रेस्ट पावर गामा। ओके ओके you are absolutely correct for that sake। PV raised power TV raised power गामा मैंने सुना था तो मैं टी से कंफ्यूज हो गया। एनीवे थैंक्स फॉर करेक्शन एंड इसको हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। फिर हम ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। ऑक्सीजन के साथ क्या चल रहा होगा? ऑक्सीजन में भी प्रेशर इनिशियली वही था, वॉल्यूम AL के बराबर था और ये पावर गामा हो गया। लेटर ऑन प्रेशर P डैश था, वॉल्यूम V डैश मान लेते हैं कि पावर गामा हो जाएगा। दैट्स डन। अच्छा दोनों के गामा अलग अलग होंगे, ये गामा मोनो का होगा और ये गामा डाया का होगा ऑक्सीजन के लिए। अब आप क्या करो, दोनों को आपस में डिवाइड कर लो तो आपको वॉल्यूम निकल आएगा किसका? V डैश। V डैश इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चैम्बर, वो पता चल जाएगा। अगर वो AL/2 आता है जो कि नहीं आएगा दिख रहा है, इसका मतलब ये तो गलत ही हो जाएगा। इसको चेक करना पड़ेगा। चेक करोगे अपना आंसर आ जाएगा। आंसर मैच कर रहा होगा। अगर कभी किसी आंसर में डाउट आ रहा हो, मैच ना किया हो तो मेरे को बोलने का, मैं बताता हूँ। इससे बी क्विक इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सिंपल था, थर्मोडायनेमिक्स का था। वी एक बार आपको क्या करना है, वी को V0 रख देना है, पी निकाल लेना है और पी निकल के आ गया तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देना। दैट्स ऑल। सो ये पीवी इक्वल टू एनआरटी का क्वेश्चन है। एक बार वी को V0 रख दो, पी निकालो, फिर सॉल्व करो। एक बार वी को 3V0 लो, फिर सॉल्व करो। और टेम्परेचर शायद पूछता है आपसे, तो फर्स्ट केस में कितना टेम्परेचर आएगा वो चेक कर सकते हो, सेकंड में कितना आएगा वो चेक कर सकते हो, डिफरेंस कितना होगा वो पता कर सकते हो, कांस्टेंट नहीं रह रहा है, पता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये जो ग्राफ दिए गए हैं आप जानते हो स्फेरिकल बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होता है और ये जो ग्राफ से ये टर्न आता है, बेंड आता है, वो उसकी रेडियस की बात कर रहा होता है। तो ए की रेडियस यहाँ पर कहीं मिल रही होगी, सी की रेडियस यहाँ पर मिलेगी, डी की रेडियस यहाँ पे मिलेगी, बी की रेडियस यहाँ पे मिलेगी। दिस इज रेडियस ऑफ ए, दिस इज रेडियस ऑफ सी, दिस इज रेडियस ऑफ डी, दिस इज रेडियस ऑफ बी। आपसे दो ऑप्शन में रेडियस कंपेयर करवाता है ए और बी का, तो ए का रेडियस यहाँ है, बी का यहाँ पर है। ए छोटा है, बी बड़ा है, ये पता चल गया। ए छोटा है, बी बड़ा है, सेकंड पार्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछता है कि डेंसिटी के बारे में बताइए। आप जानते हो कि इनसाइड की जो फील्ड होती है उसको हम लोग लिखते हैं रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और जो भी है एटलीस्ट इतना तो जरूर लिखते हैं, डेंसिटी और आर के प्रोपोर्शनल होता है। ये फार्मूला एक बार वेरीफाई कर लेना, हम लोगों ने प्रूव किया होगा सॉलिड स्फीयर के इनसाइड के फील्ड के लिए। तो बेसिकली ये डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और आर पे डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा अब हमने को पता है, जैसे ये सी और बी में कंपेयर कर रहा है, अपने को ये पता है कि आर सी की जो वैल्यू है, आर सी की जो वैल्यू है वो छोटी है और आर बी की वैल्यू बड़ी है। तो डेंसिटी ऑफ सी बड़ी आएगी, डेंसिटी ऑफ बी छोटी आएगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट बराबर है। क्यों बराबर है? आप देखो सी और बी के लिए उसने सेम फील्ड दी है बी की, तो डेंसिटी ऑफ सी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा हो जाएगी, उसको मार्क कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये हीट से फ्रिक्शन से रिलेटेड है। रेट एट विच द हीट इज बीइंग जनरेटेड। इसमें भी देखो ना 1 kg का बीइंग मूव्ड लिखा हुआ है और दोनों को मूव करा रहे हो आप। सो ये पिक्चर है, आप इन दोनों की वेलोसिटीज को मेंटेन करके चल रहे हो, दैट्स व्हाट इट सेज। तो आप एक काम करो ना, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये इधर 1 से जाता नजर आएगा, ये बैक साइड आपको कितने से 1 से जाता हुआ नजर आएगा। तो टोटल कितने नजर आएगा? √2 वेलोसिटी से 90 डिग्री पर है, 3D बना हुआ है। सो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी √2 हो जाएगी। फोर्स कितना लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा बैक साइड, हाउ मच? फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी म्यू इनटू जी। म्यू कितना दिया गया? म्यू दिया होगा 0.1, जी इज 10, सो ये आ जाएगा म्यू इनटू mg। mg मतलब इसके रिस्पेक्ट में छोटा वाला ले रहे हैं
तो 1 इंटू G10 हो जाएगा, और ये 0.1 दिया गया है तो ये 1 आ जाएगा। अगर फ्रिक्शन 1 आ गया तो पावर डिसिपेटेड या हीट डिसिपेटेड क्या होता है, F डॉट V होता है। अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव है इसलिए डिसिपेट हो रही होगी तो माइनस FV के बराबर हो जाएगा। F इज 1, V इज √2, तो आंसर कितना हो जाएगा √2, दैट इज 1.41 प्रॉपर यूनिट आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी ये बोला गया है कि दे आर बीइंग मूव्ड, so since they are being moved that means they maintain their velocities, and उस velocity को maintain करने के लिए कितना हीट डिसिपेशन होगा, तो हीट का जो डिसिपेशन होगा वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एंड V को भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रोटेशन से, अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है वैसे। आपसे पूछता है कि सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास करेगी बताना है। तो जब ये कोलाइड कर लेंगे, स्टिक कर जाएंगे, तो पिक्चर कुछ ऐसी नजर आएगी। एक पार्टिकल यहाँ पे स्टिक्ड होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे स्टिक्ड होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। सभी एम मास के है तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कंबाइंड सेंटर ऑफ मास से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करा देते हैं और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा लेते हैं, ये करा देते हैं। जब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कराओगे तो आपको पता चलेगा कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना आ रहा है, 0, दोनों एक दूसरे को खा जा रहे हैं। फाइनल कितना आ जा रहा है, 3m × VCM, यानी VCM की वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हमारा मूव ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी स्टोरी सी के अबाउट रोटेट कर रही है। दैट मींस यही हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी से पास करेगी। इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास करेगी, तो सी से उसकी कितनी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी, दैट इज L। इसी को हम लोग NL बोल रहे हैं। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 1। ये आंसर में 1 लिखा हो गया, यहाँ पे L लिखा है, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? इट शुड बी। डाउट होगा आपको पूछना है, मैं एलिब्रेट करता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी रोटेशन से रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं हिंट दे देता हूँ आप सॉल्व करने का। ये बोलता है जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा आप क्या करते हो, इसको एक जर्क देते हो। कैसा जर्क देते हो, यहाँ पर P, और फिर ये रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद इस सिचुएशन पहुंच जाएगा जिस सिचुएशन में पहुंचा है। तो 2-3 स्टेज में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट मी पहले इम्पल्स को दिखाते हैं, और ये जो पिक्चर है वो अलग से दिखाते हैं, दूर यहाँ पे। ये अपना A पॉइंट है। इनिशियली ये ओमेगा से स्टार्ट करता है, ओमेगा 1 से, यहाँ पर ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा होगा, ऊपर पहुंच गया है। ये एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए एडवांस जैसा ही है क्योंकि इसमें जो रॉड है ना, नॉन यूनिफॉर्म, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको केयरफुली हैंडल करनी है, केयरफुली, अदरवाइज आप हैंग कर जाएंगे कहीं ना कहीं। इसका सेंटर ऑफ मास पहले पता करते हैं, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, क्योंकि हमको सेंटर पता करनी है कि सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया। तो ये सेंटर ऑफ मास है, ये अपने को निकालना है, RCM। तो हम बोलेंगे जो RCM आएगा उसके लिए आएगा इंटीग्रेशन RDM डिवाइड बाय इंटीग्रेशन DM। दिस इज द फॉर्मूला वी यूज। R की वैल्यू x के टर्म में लिख सकते हैं क्योंकि वो x के टर्म में सारा कुछ दिया गया है, तो ये x आ जाएगा। सैंपल x डिस्टेंस पे ले रहे होंगे, और DM को लिखेंगे लेमडा इंटू dx डिवाइड बाय, इसको लिखोगे लेमडा इंटू dx। वैल्यू प्लेस कर दोगे, लिमिट कहाँ से लगाओगे, 0 से L तक, ये भी 0 से L तक जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यूज काफी अच्छी दी गई सो दैट की कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। k की वैल्यू आपको 4/9 दिया गया है, ये 4/9 आ जाएगा, और एक x आएगा लेमडा की वजह से, तो ये बनेगा अपने पास x³ 3, और ये 0 से 3 तक जाएगा। यहाँ भी 4/9 बाहर आ जाएगा, ये x² 2 बनेगा, और ये भी 0 से 3 जा रहा होगा। 4/9 कैंसिल हो गया, ये बचेगा अपने पास 3 3 9 डिवाइडेड बाई, from here you are going to get 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। I don't know whether I'm doing a wrong calculation, you can check that. एक x से आएगा, x³ 3 आएगा, 4/9 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से 2 हमारे पास सर्वाइव करेगा, हाँ, तो ये 9/2 बचेगा।
सो ये 2 आ जाएगा। 4/9 कैंसिल हो गया था। इसका मतलब ये 3 मीटर की लेंथ है, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहाँ से 2 मीटर पे लाई कर रहा है। अच्छा, फिर क्या निकालना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। ए के अबाउट, आई अबाउट ए भी निकालेंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। ये क्या होता है? r² dm। r² का मतलब हुआ x², dm का मतलब हुआ 4/9 x dx। 0 to 3 ले जाना है इसको हमने, तो 4/9 यहाँ से आएगा और ये बनेगा x³ दैट इज x⁴/4। इसको 0 से 3 तक इंटीग्रेट करो, 4 से 4 कैंसिल हो गया और 3 3 9 ये बचेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9 आ जाता है। अच्छा, अब आप क्या करो, यहाँ पर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम लगाओ, p इंटू एल, इम्पल्स इज इक्वल टू i इंटू ω1। तो यहाँ से ω1 निकल के आएगा, फाइंड ω1 फ्रॉम हियर। देन यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, गो फॉर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। हम बोलेंगे हमारे पास जो एनर्जी थी वो हाफ आई ए ω1² थी, दैट वेंट इनटू हाफ आई ए ω2² प्लस m द टोटल मास इंटू g इंटू हाइट। हाइट कितना राइज करेगा? RCM के बराबर। और m कितना होगा? अभी m निकालना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। m की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन लेमडा dx। लेमडा की वैल्यू रखो, लिमिट लगाओ, m निकल आएगा। पॉइंट इज कि यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? ω2। एक बार ω2 निकल आया तो हिंज रिएक्शंस पता चल जाएंगे। हिंज रिएक्शंस कैसी लग रहे होंगे? यहाँ पर देखोगे रॉड के रिस्पेक्ट में इधर फोर्स लग रहा होगा m RCM ω² का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इधर लग रहा होगा mg। यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे एक नॉर्मल रेशन इधर लग रहा होगा nx, दूसरा नॉर्मल रेशन ऊपर लग रहा होगा ny। ये nx और ny अपने को चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कई सारी चीजों को एक साथ यूज कर रहा है। सो आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द हिंट, यू कैन सॉल्व दिस। सो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लिंक हो जा रहे हैं रोटेशन के, और कुछ मैकेनिक्स और भी यूज हो रही है ना। nx कितना हो जाएगा? nx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी m RCM ω²। ओमेगा कौन सा? 2 वाला, ω2 का स्क्वायर। nx पता चल गया। फिर ny निकालेंगे। ny कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी अभी थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर अल्फा इधर चल रहा होगा, सो टॉर्क अबाउट a which is going to be mg into RCM, this must be equal to I about a into alpha। यहाँ से अल्फा निकालेंगे and then force की equation downside mg minus ny is equal to m into ACM, then ACM must be equal to RCM into alpha। use these equations to find ny। टोटल वैल्यू पूछा है, सो n चाहिए अपने को। n की वैल्यू आएगी √nx² प्लस ny²। यू कैन थिंक ऑफ कि कितनी सारी कैलकुलेशंस करनी है, बट नंबर्स उसने अच्छे दिए हैं, सो कैलकुलेशन करना उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा, मास भी अच्छा नंबर निकल आएगा, और उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। मैंने बहुत जल्दी में लिखा है, पता नहीं आपको कितना समझा है। इसमें न्यूटन्स लॉ लगा हुआ है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लिखा हुआ है, और ये कंस्टेंट रिलेशन लिखा हुआ है, एंड दिस रिजल्टेंट की इंफॉर्मेशन दी गई है, बाकी फोर्स बैलेंस भी हुआ है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स टुगेदर। तो अगर आपने ये डन कर लिया तो हम लोग 18 पे भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, हालांकि आपने कर लिया होगा। बहुत सिंपल है, टॉप लिंक से रिलेटेड है। आप उस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में आइए जो प्लेटफॉर्म चल रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको एक स्यूडो एक्सेलरेशन इधर में फोर्स मिलेगा, और यहाँ पर नॉर्मल रेशन यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो टॉप लिंक कंडीशन के लिए हम लोग बोलेंगे कि mg इधर है। अगर इसकी हाइट को h पकड़ते हो और इसकी रेडियस r दी गई है, तो एक कंडीशन आएगी mgr की वैल्यू टॉर्क मस्ट बी बैलेंस्ड बाय m/a/h/2। फिर आप a कैसे निकालोगे? a फॉर एक्सेलरेशन है, dv/dt, दैट इज गोइंग टू बी 2bt, रख दो और वहां से t निकाल सकते हो। 17th का 25 आया, 16th का आंसर मैंने सोल्यूशन बता दिया, उसको आप सोल्व कर सकते हो। 17th और 18th ये दो बचते हैं। आपने 18th का 0 बता रहे हैं और 17th का 25। ऐसा है क्या? सभी का आ रहा होगा तो मैं चेंज कर देता हूँ, नहीं आ रहा होगा तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। 17th बहुत इजी है, दो ब्लॉक सिस्टम है,
रिड्यूस मास अप्लाई कर सकते हो। ये 2 kg है, 3 kg है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के। और क्या होता है m बाई के होता है ना, m कितना जाएगा रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 6/5। तो ये 6/5 हो जाएगा डिवाइड बाई 300। सो दिस विल बिकम ट्वाइस पाई और 50, इसको करोगे तो 50 बचेगा, तो 1/5√10 आ रहा है। पाई को √10 से कैंसिल कर सकते हो तो 2/5 आ जा रहा है। आपसे क्या पूछता है कि 1 मिनट में कितने ऑसिलेशन करेगा, तो टाइम पीरियड इतना है, इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना करता है 5/2, तो 1 मिनट में कितना करेगा 60। तो ये अपना आंसर आ जाना चाहिए 150 आ जाएगा। और 25 इंटू 6, यस इसका आंसर करेक्शन है 25 आना चाहिए। करेक्ट कर देता हूँ मैं, यू आर राइट, 125 आने का। और क्वेश्चन नंबर 18 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। मिक्सर का टेम्परेचर पता करना है। मैं चेक कर लेता हूँ 10 आता है, किसी का 10 आंसर आया गया क्वेश्चन नंबर 18 का? जो लोग बचे हुए, बाकी लोग तो जा चुके हैं। किसी का 10 आया हो तो फिर मैं ये मान लेता हूँ कि ये सही है, अदरवाइज मैं इसको एक बार चेक करूंगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर आपके वेरीफाई कर लूंगा। सर 13 पॉइंट कुछ तो आ रहा है। 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 कई लोगों का आ रहा है। तो मैंने को चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसको अभी तक सॉल्व नहीं किया मैंने, सो चेक कर लेंगे। और इसने क्या किया है, कहा 50 ग्राम ऑफ आइस ड्रॉप्ड इन दिस ग्राम ऑफ वाटर इन ग्लास, वाटर इज इनिशियल टेम्परेचर दिस, आइस इज दिस टेम्परेचर, टेम्परेचर फाइनल। बहुत सिंपल है ना, 1 मिनट लगेगा आप अगर पेशेंस रखो। तो हम यहाँ पे वाटर लिख लेते हैं और वहाँ पर आइस लिख लेते हैं। वाटर हमारे कितने टेम्परेचर पर है 25 डिग्री सेल्सियस से हमको 0 पे ले जाना है। अगर इसको 25 से 0 पे ले जाना होगा तो हीट का इन्वॉल्वमेंट आएगा। 250 ग्राम है और इस 250 ग्राम को 1 के साथ 25 तक ले जाना है, तो एक तो ये एनर्जी मिलेगी आपको। आइस को भी -15 से लेकर के अपने को 0 पर लाना है। तो आइस केस में कितना चलेगा, आइस का मास आपको 50 ग्राम दिया गया है, हाफ होता है और ये 15 तक जाएगा। ये नंबर बहुत बड़ा लग रहा है। अच्छा, मेल्टिंग वाला पार्ट भी देख लेते हैं। मेल्टिंग पार्ट के लिए कितना जाएगा, मेल्टिंग के लिए अपने को अगर 50 को मेल्ट कराना है, इंटायर 50 को, तो उसको 80 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये नंबर आप ऐड करो, ये नंबर ऐड करो और फिर ये देखो, तो पहले तो ये डिफरेंस देखो इन दोनों का, वो इसको ओवरलैप करेगा तो बढ़ जाएगा टेम्परेचर। यस सर वो आइस के 2 क्यूब्स है तो 100 ग्राम रहेगा। ऐसे ऐसा है क्या, 250 ग्राम आइस क्यूब्स, ओके यस। तो एक 2 का भी 2 मैंने मिस कर दिया था, यू आर राइट। तो हाँ, तब तो बड़ा नंबर बन जा रहा है, ये 100 हो जा रहा है तो 8000 तो यहाँ से आ जाएगा। तो ये जो आपका रिक्वायरमेंट जा रहा है वो 8000 कैलोरीज का जा रहा है, ठीक है। और ये नंबर एक बार मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा 25 इंटू 25 625, राइट। तो 625 ये 6000 है, इनसफिशिएंट है, या 0 आना चाहिए देन, 0 आना चाहिए देन, क्योंकि ये जो नंबर जा रहा है अपना 750 आएगा। तो 750 को तो ये एब्जॉर्ब कर देगा लेकिन 800 को कवर नहीं कर पाएगा। यस 0। सो ये दोनों करेक्शन कर दिए गए, वो 25 और वो 0 हो गया। एंड वो शायद ये 2 गलत नहीं हो, गलत लिख गया होगा, ये दा होना चाहिए, दी 50 ग्राम आइस होता है, तो उस वजह से आंसर चेंज हो गया। चलेगा, अपने को तो इसी हिसाब से करना है, हालांकि क्यूब्स लिखा है तो मे बी 2 भी हो। So whatever is given, based on that we need to answer. So 0 is a correct answer. Well, आपके पेपर दोनों डिस्कशन हो गए, बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, प्लीज मेक द नोट्स ऑफ देम। और अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो ग्रुप में, और अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो क्विकली पूछ सकते हो, अदरवाइज ओवर। Okay, thank you everybody then. See you next lecture.